ओके फ्रेंड, चलिए हम लोग अब यूनिट 1 के कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल के साथ एंट्री लेते हैं। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का एप्लीकेशन दिखाएंगे हम, कैसे हमारे प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग फील्ड के डिजाइनिंग में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का उपयोग किया जाता है। और यही सब इंजीनियरिंग का मेन चीज़ है। थियरी वेरी कुछ नहीं होता है, वो सब पढ़ने और लिखने की चीज़ है, बस कोई काम का चीज़ नहीं है। अगर थियरी जब तक काम का चीज़ नहीं है, जब तक आपको उसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल पर करने ना आ जाए, क्योंकि आपको एज ए इंजीनियर तो आप लोग को सोल्व तो न्यूमेरिकल ही करना है। न्यूमेरिकल केवल मैथ नहीं होते हैं जो पेपर पे बनाए जाएं, ये प्रैक्टिकल ज़िंदगी का सिचुएशन होता है जिसको इंजीनियर को झेलना होता है। चलिए कैसे से एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग, और ये न्यूमेरिकल भी है और इसमें आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का एक बेहतरीन एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। चलिए, ये सब चीज़ें अगर आता है सही से आपको, तो सही में आपको चैप्टर वगैरह आप सीख रहे हैं। नहीं तो अगर केवल थियरी समझ रहे हैं और न्यूमेरिकल पे एप्लीकेशन नहीं हो रहा है आपसे, तो समझिए वो थियरी आपको आ नहीं रहा है, वो आप फर्जी का सीख रहे हैं। आपको जो बोलना चाह रहा है वो आप समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर जो बोलना चाह रहा है आप समझ रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल पर अप्लाई आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी थियरी वगैरह डेराइव होते हैं न्यूमेरिकल से आए हैं, ना कि थियरी से न्यूमेरिकल बनाया गया है, ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल एक प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है फील्ड का, जिसको सोल्व करने के लिए हम लोग थियरी को खोज करते हैं, लॉ वगैरह बनाते हैं। ना कि हमको ऐसे शौक़ नहीं, किसी लोगों का शौक़ नहीं है कि थियरी बना बना करके बुक को मोटाई बढ़ा दे। ऐसा ही केवल ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए हैं न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तो इसी को सोल्व करने के लिए थियरी को डेराइव किया गया है। ठीक है, चलिए, अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो समझिए कि आपको सब कुछ आता है, थियरी वगैरह का रियल मीनिंग वगैरह आता है आपको। चलिए देखते हैं। एक शाफ्ट है जिसको एक ऐसा सिचुएशन में नचाना है, जैसे देखिए ये चार तरफ से हम एक घेरा लगा दिए, ठीक है, और इसमें एक शाफ्ट को घुमाना है। ये बन गया आपका। इसके अंदर में एक शाफ्ट डालें और इसको रोटेट कराना है। दिख रहा है आप लोग को? इसको अंदर में शाफ्ट डाले वैसे ऐसे रोटेट कर होना है इसको। ये मशीन वगैरह में लगे रहते हैं इस तरह के बिहेवियर। इसको किनारे साइड से राउंड चार गोले गोले थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। इस तरह के मशीन वगैरह डिज़ाइन बहुत होते हैं जिसमें आप मोबिल वगैरह डाल देते हैं ताकि आसानी से शाफ्ट मूव कर सके। बट फिर भी क्या होता है कि इसके अंदर में शाफ्ट घूम रहा है फ्लूइड के अंदर में, तो ये फ्लूइड्स इसके सरफेस से टच में है तो घूमने नहीं देगा, ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। फ्लूइड्स रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, तो कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है फ्लूइड्स, इसी का कैलकुलेशन करने के लिए तो न्यूटन्स ने अपना नियम दिए थे टाउ, कि कितना इस सरफेस पर घूमते हुए सरफेस पर फ्लूइड्स कितना स्ट्रेस जनरेट करेगा, इसी के लिए तो दिए थे क्या, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बटा डी वाई। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बटा डी वाई, ये स्ट्रेस के लिए दिए थे, पर यूनिट एरिया पर कितना स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो ये सिचुएशन है और क्वेश्चन ये है कि इसको कांस्टेंट ओमेगा वेलोसिटी से घुमाने के लिए, इसे कांस्टेंट ओमेगा वेलोसिटी से घुमाने के लिए आपको कितनी पावर की ज़रूरत है, बाहर से कितनी पावर का कंज्यूम करेगा, ये कितना पावर को कंज्यूम करवाइएगा कि ये कांस्टेंट पावर से क्या हो, आपको घूमता रहे। ठीक है, यही क्वेश्चन है और इसमें डेटा वगैरह दिया हुआ है क्या आपको, जो भी डायग्राम में बना हुआ है। सॉरी, कॉल आ गया था। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें पूछ क्या रहा है कि कितना पावर का कंजम्पशन होगा इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से घुमाना है तो, और डेटा वगैरह दिया है आपका। ये वेरी स्मॉल गैप दिया है, ये शाफ्ट जो घूमना है उसके चारों तरफ वेरी स्मॉल गैप दिया है। ये वेरी स्मॉल हम इसलिए नाम ले रहे हैं कि इसका एक स्पेशल केस है जिसका नाम है लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एक टॉपिक पढ़ना है आप लोग को, जो यहीं पे हम सिखाएंगे आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इसको न्यूमेरिकल में यूज करके सिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। लीनियराइजेशन, ठीक है, जब एज का डेप्थ ऑफ फ्लो बहुत छोटा हो, डेप्थ ऑफ फ्लो बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल हो, तो उस केस में क्या होता है कि आप ये देखिए फ्लो का डायग्राम बनता है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे इस ग्राफ पे, इस डायग्राम पे कहीं पर भी टैजेंट डालते हैं तो वही कहलाता है डी यू बटा डी वाई, डी यू बटा डी वाई, डी यू बटा डी वाई। टैजेंट का स्लोप क्या कहलाता है, डी यू बटा डी वाई। ठीक है, ये डी यू बटा डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 पर खींचते हैं, वाई इज इक्वल टू 0 यहाँ है, ए डी यू बटा डी वाई वाई इज इक्वल टू 0 पर खींचते हैं। तो छोटा डेप्थ का केस में, छोटा डेप्थ, ये अगर वेरी स्मॉल डेप्थ है, ये तो बड़ा डेप्थ है पूरा, ये हम बड़ा डेप्थ दिखाए हैं,
बट अगर यही डेप्थ छोटा का केस रहेगा तो होता क्या है कि यहाँ पर का स्लोप du बटा डी वाई एट वाई इज इक्वल टू जीरो, du बटा डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो, इसका ग्राफ हम फिर से यहाँ बनाए हैं छोटा डेप्थ के लिए। ये टेंजेंट का जो स्लोप था ना ये वाला, ये लगभग बराबर हो जाता है किसके, या जीरो पर का y इज इक्वल टू जीरो पर का डी बटा डी वाई लगभग बराबर हो जाता है इसी के टेन थीटा के बराबर, v बटा एच। टेन थीटा कितना हो जाएगा डायरेक्टली इस ट्रायंगल में, v बटा एच। तो डी बटा फॉर वेरी स्मॉल एच के केस में डी बटा डी वाई एट वाई इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू होता है v बटा एच, इज इक्वल टू होता है v बटा एच डायरेक्टली। इसीलिए इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो इक्वेशन है, फार्मूला है, वो बदल लेता है, अपना रूप लेता है क्या, टाउ इज इक्वल टू म्यू v बटा एच डायरेक्टली। ठीक है, इसी का उपयोग है यहाँ पे वेरी स्मॉल डेप्थ का केस में ये फार्मूला का रूप ऐसा हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे बदला। ये थियरी का पोर्शन है, ये आप अलग से छापिएगा, अलग से आप लोग नोट कर लीजिएगा, बट आपको डायरेक्टली यूज करना है फॉर एच इज इक्वल टू वेरी स्मॉल, आपको टाउ इज इक्वल टू म्यू v बटा एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको पूछा क्या है, पावर कंजम्पशन। तो थोड़ा सा बेसिक बातें करते हैं पावर के बारे में। ये आपका 9th में भी पावर आया होगा और 11th में बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। अगर IIT वगैरह का आप तैयारी की 11th 12th अच्छे से पढ़ें तो आपको पावर कंजप्शन के बारे में अच्छे से पढ़ा गया हो कि पावर क्या होता है। ठीक है, और नहीं तो आपको फिर आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। चलिए हम फिर से एक बार बेसिक ढंग से आपको बताते हैं। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से वर्क किया जा रहा है। रेट जब भी खाली बोला जाए तो टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज़ का टाइम के रिस्पेक्ट में जब दर निकालते हैं, किसी चीज़ वेरिएबल का टाइम के रिस्पेक्ट में बदलने का रेट निकालते हैं, वही कहलाता है उसका बदलने का रेट। अगर किसी अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नहीं कुछ नहीं बोला है कि रेट खाली बोला है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो किसके रिस्पेक्ट में माना जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि टाइम एक ऐसा वेरिएबल है जो कभी नहीं रुकता है। टाइम एक ऐसा वेरिएबल है जो कभी नहीं रुकता है, हमेशा ही बदलते रहता है। आपके होल लाइफ, पूरे ज़िंदगी में पूरी दुनिया रहेगा, टाइम एक ऐसा वेरिएबल है वो हमेशा बदलते रहेगा। इसीलिए अगर रेट ऑफ किसी चीज़ का रेट बोला जाए केवल, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर कुछ नहीं बोला गया है किसके रिस्पेक्ट में रेट, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग समझते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि एक ऐसा वेरिएबल है टाइम जो हमेशा बदलते रहता है। इसीलिए रेट ऑफ डूइंग वर्क कह दिए, मतलब क्या हो गया कि वर्क का बदलने का दर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी कि टोटल वर्क बटा टोटल टाइम, पर यूनिट टाइम में कितना वर्क होता है, पर यूनिट टाइम में कितना वर्क होता है, जितना वर्क होता है उसी को कहते हैं हम लोग क्या, पावर। चलिए, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टाइम के तो टी रखेंगे ही। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट के बदलने का दर क्या होता है आपका, वेलोसिटी। यानी कि आप फोर्स को, जिस फोर्स के कारण वर्क पावर निकालना है, जिस फोर्स के कारण पावर निकालना है उसको डायरेक्टली वेलोसिटी से गुना कर दीजिएगा तो आपको पावर मिल जाएगा। यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क मिलेगा, किस दर से प्रति इकाई समय में कितना वर्क हो रहा है इसका मान मिलेगा, और वही पावर कंजप्शन के बराबर होगा। जितना आप डूइंग रेट ऑफ जिस रेट से आप वर्क कीजिएगा वही पावर कंजप्शन के बराबर होगा। तो हम लोग को एम वही है कि इस पर किस रेट से वर्क करना पड़ रहा है ओमेगा वेलोसिटी से चलाने के लिए। चलिए, लेकिन यहाँ पर ए लीनियर डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क निकल रहा है। हम लोग को केस में तो ओमेगा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो ठीक उसी तरह जिस तरह लीनियर में डिफिनेशन आता है वर्क का, उसी तरह एंगुलर में होता है। लीनियर मोशन के लिए फोर्स जिस तरह से ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत है, उसी तरह एंगुलर मोशन के लिए टॉर्क की ज़रूरत है। एंगुलर मोशन के लिए टॉर्क की ज़रूरत है। जिस तरह लीनियर मोशन के लिए फोर्स की ज़रूरत है, उसी तरह एंगुलर मोशन के लिए टॉर्क की ज़रूरत है। और एंगुलर मोशन में टॉर्क और लीनियर मोशन में फोर्स दोनों एक दूसरे के भाई हैं, दोनों एक ही काम करता है। तो अगर एंगुलर मोशन हो रहा है तो जिस तरह यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स किए थे, उसी तरह वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू टॉर्क। यानी कि टॉर्क को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वर्क मिलेगा इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, और उसको टोटल टाइम से भागा दे देंगे तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मिल जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क मिल जाएगा। और आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि टॉर्क को डायरेक्टली एंगुलर वेलोसिटी से आप गुना कर दीजिए तो आपको पावर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी बेसिक बातें हुई, बट इसको हम कैसे अभी अपना प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे। आपको पावर का फार्मूला मिल चुका है आपके सिचुएशन के हिसाब से, टॉर्क इंटू ओमेगा। बट टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है, टॉर्क का डिफिनेशन है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कहाँ लग रहा है? देखिए फोर्स कहाँ लग रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कहाँ लग रहा है सो समझिएगा। यहाँ पे आपका शाफ्ट घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका शाफ्ट घूम रहा है, तो फोर्स लिक्विड के कारण लग रहा है सरफेस के टेंजेंट के अलॉन्ग, सरफेस के टेंजेंट के अलॉन्ग ऊपर की तरफ। इस तरह से देखिए, आपको हम बताते हैं, ये आपका इस सरफेस है, ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो लिक्विड इसके साथ ऐसे ऐसे रोटेट हो रहे हैं साथ में, तो फोर्स कैसे लग रहा है? इसको रगड़ रहे हैं चारों तरफ से, गोल गोल राउंड राउंड तरफ से इसको रोकने का कोशिश करें, यानी कि फोर्स कहाँ लग रहा है? इसके सरफेस के टेंजेंट के अलॉन्ग हर जगह, सरफेस के टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स लग रहा है हर जगह, रोकने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स इधर हो गया, और इसका रोटेशन ऑफ एक्सिस कहाँ है? रोटेशन ऑफ एक्सिस इसका अपना सेंटर पे होगा, अपना सेंटर पे होगा, रोटेशन ऑफ एक्सिस इसका अपना सेंटर पे होगा, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का कितना हो जाएगा? उसका रेडियस हो जाएगा आर। इसका सेंटर ही है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसको सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का कितना हो जाएगा? रेडियस आर वाला, ये वाला गैप, ये वाला गैप, यहाँ देखिए ये वाला गैप। फोर्स आपको लगेगा किधर? ये जब इस तरह से घूम रहा है तो या तो अंदर फोर्स लगता जाएगा, अंदर के तरफ फोर्स होगा यहाँ पे, या तो फिर बाहर के फोर्स होगा यहाँ पे, और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर अंदर के तरफ फोर्स यहाँ पे सरफेस पर लग रहा है, एक बॉडी अंदर के तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे अंदर के तरफ फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ना एक्सिस से, इसलिए टॉर्क लिखने के लिए क्या हो जाएगा आपका? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना हो जाएगा? पहले फोर्स का देखते हैं, फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स आपका हो जाएगा, पहले टॉर्क को फोर्स में बदलते हैं, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे हमको आ गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू ओमेगा, तो पहले से ही था। ठीक है, पावर बराबर टॉर्क इंटू ओमेगा, और टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू ओमेगा हो गया। अब ये फोर्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इंटू एरिया होता है फोर्स, वही स्ट्रेस है जो न्यूटन्स लॉ के अनुसार आ रहा है, सरफेस को रगड़ने वाला स्ट्रेस। जब किसी प्लेन को रगड़ता है कोई फोर्स, जब किसी प्लेन को रगड़ता है, उसी प्लेन में जिस प्लेन में फोर्स जो प्लेन मूव कर रहा है, जिस प्लेन में फोर्स जिस प्लेन में लग रहा है, उसी प्लेन के टेंजेंट के अलॉन्ग है, यानी कि रगड़ रहा है, तो ये कहलाता है शियर फोर्स। ये क्या कहलाता है? शियर फोर्स। और इसीलिए पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स कहलाता है शियर स्ट्रेस, यानी कि शियर स्ट्रेस को टोटल एरिया से, टोटल सरफेस एरिया जो रगड़ा रहा है, टोटल सरफेस एरिया जो रगड़ा रहा है उसको से गुना कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया कौन वाला रगड़ा रहा है? 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। ये वाला जो सरफेस एरिया है शाफ्ट का, यही तो रगड़ा रहा है पानी के साथ, और पूरा जितना एरिया रगड़ा रहा है उसी पर तो पूरा जितना एरिया स्लिप कर रहा है, इसके ऊपर में मूव कर रहा है, टच में है, कांटेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा है, उसी पर तो शियर स्ट्रेस लग रहा है। टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स है, सरफेस के टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स है, इसको रगड़ रहा है, तो पर यूनिट एरिया पे ये जो फोर्स लगता है इसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं। जब शियर स्ट्रेस को पूरा एरिया से गुना कर देंगे तो शियर फोर्स आ जाएगा। शियर फोर्स यानी कि रगड़ने वाला, यानी कि इसको रोकने वाला रेजिस्टिंग फोर्स। तो ये फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? टाउ इंटू एरिया, और आर तो पहले से है, ओमेगा है। ठीक है, टॉर्क ये आ गया क्या आपको? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस न्यूटन्स लॉ के अनुसार शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा? म्यू भी बटा एच, क्योंकि यहाँ पे वेरी स्मॉल एच का केस है, तो शियर स्ट्रेस का टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू भी बटा एच। ठीक है, एरिया अलग, रेडियस अलग, ओमेगा अलग। ठीक है, चलिए अब एक बात करते हैं। यहाँ पे आया है आपके फार्मूला में भी, म्यू के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी फ्लूइड का तो कांस्टेंट होगा, एच भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ओमेगा तो कांस्टेंट है ही। तो बच गया भी के बारे में पता करना होगा कि क्या ए भी कहाँ पर का कैसा है, और फोर्सेस जहाँ जहाँ लग रहे हैं क्या भी बदल रहे हैं। तो चलिए एक पॉइंट हम यहाँ लिए, ए बी सी डी, 4 पॉइंट, अलग अलग पॉइंट लिए। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं पॉइंट बदलने पर वेलोसिटी बदल तो नहीं रहा सरफेस पर का। अगर वेलोसिटी बदलेगा तो फिर फार्मूला में इंटीग्रेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक बात तो तय है कि इसको जब घुमाएंगे तो ए बी सी डी में से चारों
एक ओमेगा से नहीं, सभी ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगा, सभी एक साथ ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगा। जब सभी ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी बराबर ओमेगा सी बराबर ओमेगा डी, ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी बराबर ओमेगा सी बराबर ओमेगा डी। ठीक है, आप लोग जानते होंगे सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में रिलेशन v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। इसका प्रूफ हमें बताते बट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना है, ज़्यादा प्रूफ वगैरह खोलने लेंगे। एक तो यहाँ पे आप प्रूफ खोले हैं पीछे का बेसिक चीज़, यहाँ पे भी प्रूफ खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। अब दूसरे वीडियो में हम सिखा सकते हैं मैकेनिक्स जब पढ़ाएंगे तो आपको। ठीक है, फिलहाल मान लीजिए v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो r तो सभी में कांस्टेंट है, तो फिर ओमेगा आर तो सही में कांस्टेंट है, तो ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी बराबर ओमेगा सी बराबर ओमेगा डी भी है। इसका मतलब है कि सभी में वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी, सभी बराबर कितना हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू आर, कांस्टेंट। पता चला कितना कांस्टेंट। इसका मतलब है कि यहाँ इंटीग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली एक ही वी से काम चल जाएगा। तो पावर बराबर म्यू इंटू वी के जगह पर ओमेगा इंटू आर, एच का एच, एरिया आपको अभी बताएं कि कितना सरफेस एरिया है जो रगड़ा रहा है, कितना सरफेस एरिया है जो रगड़ा रहा है, 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल, यही पूरा सरफेस एरिया फ्लूइड के साथ रगड़ा रहा है। और उसी पूरे सरफेस एरिया पर फ्लूइड उसको रेजिस्ट करने के लिए शियर फोर्स लगा रहा है, घूमने नहीं दे रहा, इसलिए तो पावर लगाना पड़ रहा घुमाने के लिए। ठीक है, चलिए, और बाकी आर इंटू ओमेगा, इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आ जाएगा। यही हमारा पावर आया आपका। इतना पावर की ज़रूरत है अगर किसी एल लेंथ, आर रेडियस एंड एच स्मॉल डेप्थ गैप छोड़ते हुए किसी शाफ्ट को हम ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना चाहते हैं तो हमको बाहर से इतना पावर सप्लाई करना पड़ेगा, बाहर से इतना पावर सप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ही एज इंजीनियर पहले ही बता दीजिएगा कि इस मोटर को इस ओमेगा से चलाने के लिए कितना पावर की ज़रूरत पड़ेगा, और डिपेंड करा देंगे फ्लूइड पर भी। फ्लूइड भी चेंज कर दीजिएगा तो पावर चेंज होगा, क्योंकि यहाँ म्यू है, देख रहे हैं। ओमेगा चेंज कर दीजिएगा तो पावर चेंज कर जाएगा। अगर ज़्यादा स्पीड से घुमाना है, ज़्यादा पावर चाहिए। इन दोनों के बीच का अगर गैप चेंज कर दीजिएगा, एच का वैल्यू चेंज कर दीजिएगा, इस शाफ्ट को घूमने के लिए जो बाहर से गैप छोड़ा गया है वो चेंज कर दीजिएगा, तो भी आपका पावर कम या बेसी हो जाएगा। वहाँ से देख लीजिए, अगर गैप बढ़ा दीजिएगा तो पावर ज़्यादा लगेगा, गैप घटा दीजिएगा तो पावर कम लगेगा। ठीक है, गैप बढ़ाइएगा तो पावर कम लगेगा, गैप घटाइएगा तो पावर ज़्यादा लगेगा। ये इक्वेशंस वगैरह जो आते हैं ना सोल्व करने के बाद, यही सब बताने लगते हैं इसके बारे में, सिचुएशन के बारे में कि हम क्या करेंगे तो क्या होगा। वो ये सब चीज़ें करना अगर आपको आने लगा तो समझिए आप इंजीनियर हैं। ठीक है, समझिए आप इंजीनियर हैं, आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करने का आइडिया हो रहा है, आपको अनुभव हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या चेंजिंग करेंगे तो क्या होगा। तो ये न्यूमेरिकल बनाने आना और न्यूमेरिकल के फिजिकल सिग्निफिकेंस मीनिंग वगैरह समझना ही इंजीनियर का काम है। आप रियल में अगर इंजीनियर हैं तो आपको यही सब चीज़ें आना चाहिए, ना कि थियरी केवल सीखना कि न्यूटन्स लॉ का कहता है, लिखने कैसा है, ये सब से आप इंजीनियर नहीं बनते हैं, ये सब चीज़ें करने से बनते हैं। और न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलिए, थैंक यू।